कि जो भी आदमी विस्थापित होता है किन्हीं भी कारणों से, सरकार उसको अपने सर हाथों पर बिठा लेती है और उसको ये महसूस नहीं होने देती कि आप एक घर से दूसरे घर में आए हो। लेकिन जहाँ तक मेरे लोगों की स्थिति का सवाल है, वो बिल्कुल इससे उलट है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून को स्वीकार नहीं किया। भारत उसकी सिग्नेटरी नहीं है। क्या वजह थी कि जो सार्क मेंबर हैं वो रिफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं मानते थे? कोई खास वजह? नहीं, वजह कोई नहीं थी। इनके अपने कोई डिप्लोमेटिक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी कारण हो, सरकार को किसने रोका था कि अगर आप यूनाइटेड नेशन के कानून को नहीं मानते कि रिफ्यूजी को कैसे सेटल किया जाए या रिहेबिलिटेट किया जाए, तो आप अपने लिए कानून लाइए। भारत सरकार का सीधा कहना है कि आप जो छोड़ आए हैं उसका हम कुछ नहीं आपको देंगे, क्योंकि इसका एक संदेश जाएगा कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है, लिहाजा आपकी छोड़ी हुई संपत्तियों पर हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। हमने कहा आप ना दीजिए, आप एक थोड़ा सा एक कोई ऐसा कोई कैश असिस्टेंस दे दीजिए लंप सम, जिससे लोगों का गुजारा हो। और दूसरी बात, कोई रोज़गार का एक पैकेज दे दीजिए, कोई हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाइए, ताकि ये रेडी से, फड़ी से, दिहाड़ी से, इनसे छूट कर, ड्राइवरी से छूट कर वो बेहतर ज़िंदगी जीने के हकदार बने। उन्होंने कहा जी इसमें देखें 9,096 करोड़ रुपया देते तो सबको 25 लाख मिलता। इन्होंने मात्र 2,000 करोड़ की वायदा किया कब? 2015 में। आज हो गया 25। 10 साल में उसमें से 70% रकम अभी तक नहीं बंटी है। 1400 करोड़ भी नहीं बंटा। और मुझे ये बताएं, अगर 5.5 लाख रुपया 1947 के विस्थापित को आपने दिया, आज उसके घर में 70 से 80 तक सदस्य हैं एक एक परिवार में। तो क्या आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो रिफ्यूजीज पर्सनों की इस समय जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। देखिए, पहले तो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट हुई, उसके बाद कई तरह के ऐसे वाकया हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसमें कि कई लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। लेकिन उन डिस्प्लेस पर्सन्स की इस समय सिचुएशन क्या है, उनके साथ क्या जो गवर्नमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट है, उन्होंने जस्टिस किया, उनके हालात क्या हैं, फिलहाल ये इस समय एक प्रश्न चिन्ह है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव चुन्नी जी हैं, जो चेयरमैन है SOS इंटरनेशनल्स के, और इनसे बातचीत करेंगे। और आज के इस दिन जो कि रिफ्यूजीज डे के तौर पर माना जाता है, उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की है कि एक रिफ्यूजी स्टेटस भी मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर डिस्प्लेस जो पर्सन्स हैं। क्या सही मायने में यहाँ पर इनके लिए गवर्नमेंट द्वारा जो वादे किए गए कुछ हुआ, कोई बेहतरी हुई? इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, तो इस दिन को याद भी किया जाता है क्योंकि बहुत सारी, अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा डिस्प्लेस पर्सन हैं। तो क्या हालात देखे आपने जो इस समय 70 साल से भी ज़्यादा का जो समय बीत चुका है, तो इस बीच में रिफ्यूजीज़ की क्या सिचुएशन है? देखें, धन्यवाद, आपने समय दिया। आज जब पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी आदमी विस्थापित होता है किन्हीं भी कारणों से, सरकार उसको अपने सर हाथों पर बिठा लेती है और उसको ये महसूस नहीं होने देती कि आप एक घर से दूसरे घर में आए हो। लेकिन जहाँ तक मेरे लोगों की स्थिति का सवाल है, वो बिल्कुल इससे उलट है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून को स्वीकार नहीं किया। भारत उसकी सिग्नेटरी नहीं है। ये ठीक है कि यूनाइटेड नेशन का भारत मेंबर है, लेकिन उसके रिफ्यूजी कानून को भारत नहीं मानता। खाली भारत नहीं, सार्क कंट्रीज़ कोई भी नहीं मानती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक हमें पुनर्वास नहीं देंगे, तो आप अपना कोई योजना बनाइए, आप अपना कोई कानून बनाइए। इसके लिए कोई रोक नहीं थी और कई देशों ने बनाई भी, जो सार्क देश हैं, लेकिन हमने नहीं बनाई। आज तक इतना बड़ा विस्थापन हुआ, मेरा ख्याल है इतिहास के अंदर इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि POK से इतने बड़े चंक में लोग निकल कर आए, उनकी हत्याएं हुई, उनकी लड़कियों को उठा कर ले गए, उनके साथ जुल्म और मैं कहता हूँ हर तरह की शिद्दत की गई और उनकी जो संपत्तियां थी वो लूट ली गई,
उनकी चल अचल संपत्तियां वहाँ रह गई और वो बिल्कुल नंगे पांव खाली हाथ, जिस्म पर तन पर कपड़े तक नहीं थे, वो यहाँ आए। और तब से लेकर आज तक भारत सरकार कोई ऐसी योजना नहीं लाई। ये ठीक है कि कभी कभी कोई एक आध रुपया इन्होंने दिया होगा, वो भी क्यों? क्योंकि हमारे जो संगठन थे उन्होंने इसके लिए हरकत की। हम भी 30 साल से अधिक से लगे हुए हैं, मेरे से पहले भी लोग लगे हुए थे, उन्होंने भी बड़ा काम किया। और कभी जाकर सरकार जो कुंभकर्णी नींद में है, कभी कभी जाग के तो एक आंख खुलती थी तो थोड़ा सा वो हमारी ओर देख लेते थे, फिर आंखें बंद कर लेते थे। ऐसी क्या वजह थी कि जो सार्क मेंबर हैं वो रिफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं मानते थे? कोई खास वजह? नहीं, वजह कोई नहीं थी, इनके अपने कोई डिप्लोमेटिक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी कारण हो, सरकार को किसने रोका था कि अगर आप यूनाइटेड नेशन के कानून को नहीं मानते कि रिफ्यूजी को कैसे सेटल किया जाए या रिहेबिलिटेट किया जाए, तो आप अपने लिए कानून लाइए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लाखों हिंदू सिख वहाँ से यहाँ आए और लाखों मुस्लिम यहाँ से वहाँ गए। हमने उनको भी सेटल किया। तब हमने क्या किया, भारत ने और पाकिस्तान ने मिलकर 1954 में एक एक्ट बनाया जिसका नाम था डिस्प्लेस पर्सन्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1954। उस एक्ट के तहत क्या हुआ कि हमने लंप सम्प एक्सचेंज कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में वहाँ से आने वाला हिंदू और सिख छोड़ आया है वो यहाँ से जाने वाले मुस्लिम को दे दी जाएं, और हिंदुस्तान में जो यहाँ मुस्लिम छोड़ गया वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ से आने वाले हिंदू और सिखों को दे दी जाएं उतनी मात्रा में जितनी वो वहाँ छोड़ आए हैं। इसके अतिरिक्त वन टाइम हमने उनको एक फाइनेंशियल एड दी और रिफ्यूजी स्टेटस देकर 10 साल तक उनके बच्चों को और उनके बाकी लोगों को पढ़ाया और उनको रोज़गार दिया ताकि वो लोग खड़े हो सकें। तो ये चीज़ें हमने की तो वो लोग पुनः अपनी ज़िंदगी में लौट आए, लेकिन हमारे केस में वो नहीं हुआ। हम तब से लेकर आज तक इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको खाली कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन इस बीच में जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए यहाँ पर, उनकी इस समय स्थिति क्या है? जो जस्टिस वो मांग रहे थे तो क्या वो मिला, जिसमें चाहे फाइनेंशियल हो, लैंड हो, तो अभी तक वो कहाँ तक पहुँचा ये मांग? देखें, भारत सरकार का सीधा कहना है कि आप जो छोड़ आए हैं उसका हम कुछ नहीं आपको देंगे, क्योंकि इसका एक संदेश जाएगा कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है, लिहाजा आपकी छोड़ी हुई संपत्तियों पर हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। हमने कहा आप ना दीजिए, आप एक थोड़ा सा एक कोई ऐसा कोई कैश असिस्टेंस दे दीजिए लंप सम्प, जिससे लोगों का गुजारा हो। और दूसरी बात, कोई रोज़गार का एक पैकेज दे दीजिए, कोई हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाइए ताकि ये रेडी से, फड़ी से, दिहाड़ी से, इनसे छूट कर, ड्राइवरी से छूट कर वो बेहतर ज़िंदगी जीने के हकदार बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी और कोई ध्यान सरकार का नहीं गया। लंबी लंबी बातें होती हैं, लंबी। आपको लगता है कि इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ या कुछ हुआ है? कोई काम नहीं हुआ, मैं कहता हूँ कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी को ज़रूरत 1 लाख की है या 10,000 की है तो आपने मात्र 1 रुपया दे दिया, इसको आप क्या काम बोलेंगे? मुझे बताइए। ये तो आपने उल्टा मजाक किया उनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी योजनाएं बनी, अब आप देखो, एक वादवा कमेटी बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बनाई थी। उसने कहा था जी इनको 25-25 लाख रुपए दे दीजिए, इनको प्रोफेशनल कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन दे दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, इनके बच्चों को जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरियां दीजिए। मुझे बताइए इसमें से कितने कंपोनेंट भारत सरकार ने पूरे किए? कंपनसेशन हुई वो उसमें फिलहाल अभी क्या स्टेटस है? कौन सी कंपनसेशन हुई? 25 लाख की बात थी। इन्होंने कहा जी इसमें देखें 9,096 करोड़ रुपया देते तो सबको 25 लाख मिलता। इन्होंने मात्र 2,000 करोड़ की वायदा किया कब? 2015 में। आज हो गया 25। 10 साल में उसमें से 70% रकम अभी तक नहीं बंटी है। 1400 करोड़ भी नहीं बंटा। और मुझे ये बताएं, अगर 5.5 लाख रुपया 1947 के विस्थापित को आपने दिया, आज उसके घर में 70 से 80 तक सदस्य हैं एक एक परिवार में। तो क्या ऐसा इशू है कि क्या जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, जहाँ उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है प्रॉपर, जिस वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, या क्या ये मसला क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारा कुछ है। अब जैसे मैं विस्थापित हूँ, मेरे पिताजी को यहाँ पर एक क्वार्टर दिया गया छोटा सा,
उसके कागजात मेरे पास हैं, ये मेरा प्रूफ है। अगर किसी ने रूरल में रहना पसंद किया, उसको छोटी मोटी ज़मीन दी गई, तब तक तुम रहो जब तक पीओके खाली कराते हैं, वो उसका प्रूफ है। और उसके अतिरिक्त हमारे डिक्लेरेशन फॉर्म बने हुए हैं जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया हुआ है कि हम कितनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ छोड़ आए हैं, हमारे परिवार के कौन कौन सदस्य वहाँ मारे गए। मेरे में लिखा है, मेरे दादाजी की हत्या कर दी गई, वो उस समय 50 वर्ष के थे, मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको। मेरे दादी जी का लिखा है अली बेग कैंप में उनकी हत्या कर दी गई। 5,25,000 की प्रॉपर्टी हम छोड़ के आए मीरपुर में। 5,25,047 की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे घर का मामला नहीं है, ये हर घर की कहानी है, लेकिन आज तक उनके मुआवजे नहीं दिए गए। ऐसा क्या इशू है कि 10 साल के टाइम बीत जाने के बावजूद भी जो कंपनसेशन डिसाइड की थी 5 लाख रुपए के करीब की, डिसबर्स नहीं कर पाई सरकार? उसके पीछे कोई कारण क्या? यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ अगर इशू है नीयत और नीति का है। ना नीति है, योजना नहीं है, और नीयत तो है ही नहीं है, कोई नीयत नहीं है। जम्मू के किसी आदमी को लाभ देने की कोई नीयत नीति केंद्र के पास नहीं है, चाहे आज भाजपा की सरकार हो, कोई नहीं है, खाली बातें हैं। पिछली सरकारों इस सरकार में आप कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखते कि क्या इन्होंने कुछ बेहतरी की हो? मैं नहीं समझता कोई बेहतरी हुई है। आप देखें, हम बात करते हैं जब कश्मीर की पार्टियों की, लेकिन वो कश्मीर की पार्टियां वहाँ से विस्थापित हुए लोगों की बात करती हैं, विधानसभा के अंदर करती हैं, पार्लियामेंट के अंदर करती हैं। मुझे बता दें, जम्मू से जीता हुआ कोई प्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, कभी उसने इन विस्थापितों की बात हमारी संस्था के अलावा किसी ने की हो? भाई साहब, अगर उसमें से कुछ विधायक हैं जो अपने आप को भी विस्थापित कहते हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से कि हम भी थे तो फिर भी आज हम यहाँ पर हैं, तो कभी लगता नहीं उन्होंने भी बातचीत की? नहीं, उसका मतलब क्या है? मेरी बात नहीं समझे। दे आर एज गुड एज बॉन्डेड लेबरर्स। वो तो बंधुआ मजदूर हैं उन पार्टियों के। पार्टी बोलेगी वो वही बोलेंगे, वो कहाँ बोलेंगे? मुझे बताइए, तभी तो हमारी तबाही हुई है। लेकिन कश्मीर के अंदर ये एक खूबसूरती है, एक आर्ट है कि अगर वो लोग जीतते हैं तो वो हर उस आदमी की बात करते हैं जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है। जम्मू में ये बीमारी है, यहाँ से जीतने वाला जम्मू के किसी व्यक्ति की बात नहीं। इसका क्या सुधार हो सकता है? कैसे बदल सकते हैं? क्या बदलना है? अब देखें, अब कितने, मैं कह रहा हूँ हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम भी जा रहे हैं, आगे और आएंगे, वो भी लड़ते रहेंगे। लेकिन ये एक पाप है जो भारत सरकार कर रही है या जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। ये एक बहुत बड़ा पाप है, जघन्य अपराध कर रहे हैं ये, कि इन लोगों के साथ, इनके मानव अधिकारों के साथ खेल रहे हैं, इनका हनन कर रहे हैं, और इनको एक योजनाबद्ध तरीके से इनको गरीबी में रहने, जीने और मरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो क्या तरीका हो सकता है? अगर आम लोगों को, आप जो खास करके डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनको अगर आप एक मैसेज देना चाहें आज के इस समय में कि आप कैसे यूनाइट हो सकते हैं, कैसे अपने जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखें, लोग आज रोज़ी रोटी के जुगाड़ में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि अगर एक दिन काम ना करें तो शाम को चूल्हा नहीं जलता। तो ऐसे में इन लोगों को आप किसी राजनीति की तरफ मोड़ें या इनको कोई सोच बनाने के लिए कहें, इसी चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा लिया है। इनको पता है कि ये लाट इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इनको इतनी गंभीर गरीबी के अंदर धकेल दिया हुआ है कि इनको सिर्फ अपनी बच्चों की शाम को किस तरीके से चूल्हा जलना है, कैसे आटा आना है, कैसे सब्ज़ी आनी है, उसी में लगे रहेंगे ये, और किसी उधेड़ बुन में नहीं लगेंगे। तो इसका ये फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। आप पूरी दुनिया को देखिए, जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ कानून है कि हर आदमी, एक किसी को धक्का भी दे दिया जाए तो उसके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित हैं कि कैसे उसके साथ सरकार व्यवहार करेगी या कानून करेगा। यहाँ तो कोई तरीका ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल सरकार की नीति और नीयत है जिसकी वजह से आज भी ये लोग जो हैं परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों की जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो भी नहीं उठा पा रही है। एकमात्र जब कंपनसेशन की बात आई, जब उसकी डिसबर्समेंट ही नहीं हो पा रही है, तो इन लोगों के रिहेबिलिटेशन और कई सारे ऐसी डिमांड्स हैं जिसको लेकर ये मांग कर रहे हैं, जो इनका हक भी बनता है, वो कब पूरा होगा? फिलहाल इसको लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है राजीव चुन्नी जी के, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि स्ट्रगल करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे।